दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे लोअर पीसीएस के लिए देख रहे थे हम लोग पर्यावरण और परिस्थितिकी। उसमें हम लोग देखेंगे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण देख रहे थे। उसमें जो आज का टॉपिक है प्रदूषण में वो मृदा प्रदूषण है। ठीक है, मृदा प्रदूषण या भूमि पर जो प्रदूषण होता है, मृदा में प्रदूषण होता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है मृदा प्रदूषण? तो मृदा प्रदूषण तो होता है जो खेती योग्य भूमि होती है, जहाँ पर कृषि वगैरह होता है, उसमें जो है कंटामिनेशन हो जाए या फिर कोई ऐसी चीजें जिसमें यूरिया हो गया, मतलब नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस सल्फर की मात्रा कम हो जाए या फिर सर्वाधिक बढ़ जाए उसमें। ठीक है, तो दोनों इसमें पॉइंट हो सकते हैं, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, तो उसको हम पॉल्यूशन कहेंगे, मृदा पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, केमिकल की मात्रा ज्यादा हो गई है, जो हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, कृत्रिम जो केमिकल होते हैं, उन फर्टिलाइजर की मृदा में जो मात्रा ज्यादा हो जाती है, या जो नेचुरल रूप से मृदा में मिलने वाले जो फर्टिलाइजर हैं या फिर कह सकते हैं उनको उर्वरक हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि मृदा का पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मृदा का ह्रास हो गया है। तो पहला है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले जो प्रमुख प्रदूषण है वो क्या क्या है। तो मृदा प्रदूषण पर होता क्या है, तो फसलों के माध्यम से यह प्रदूषण मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे ऐसा केमिकल है जो कि बहुत हानिकारक है, जैसे डीडीटी है, या फिर नाइट्रोजन का जो मात्रा है भूमि में अधिक हो गई है, या फिर आर्सेनिक की मात्रा भूमि में अधिक हो गई है, तो जब अधिक हो जाएगी तो जड़ों से जो है पेड़ पौधे जो होते हैं जड़ों से उसको अवशोषित करते हैं और अपने फलों में स्टोर करते हैं उसको। ठीक है, अपने तना में स्टोर करते हैं, फल में स्टोर करते हैं, कहीं भी उसको स्टोर करते हैं। और जब मानव या जानवर जब उसको कंज्यूम करता है या खाता है, तो उसके बॉडी में जाके वो टॉक्सिक टॉक्सिक बन जाते हैं, या फिर जहरीले तत्व बन जाते हैं, या फिर उनको नुकसान करते हैं। ठीक है, मानव को या फिर पशुओं को, तो ये इस बात को याद रखिएगा। तो यही कह रहा है कि फसलों के माध्यम से यह प्रदूषक मानव पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचते हैं। तो प्रदूषक कौन कौन हो सकते हैं? तो लेड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, ज्यादा नाइट्रोजन खाने से भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखिए मृदा प्रदूषण में कई तरह के प्रदूषक हो सकते हैं, जिसमें जो भारी धातु हैं, जिसमें लेड और हमने बताया था आर्सेनिक वगैरह बताया, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उससे भी दिक्कत होता है। हाँ, हालांकि हमने इसको जल प्रदूषण में पढ़ा था कि जो जल में प्रदूषण कौन कौन सा होता है, तो आर्सेनिक का होता है और इसका भी होता है। तो हो सकता है कि मिट्टी में भी हो जाए वो। ठीक है, मिट्टी में पॉल्यूशन उसका हो जाए, और उसको अगर एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी रूट वाली वेजिटेबल वगैरह है, तो उसको हम अगर खाते हैं तो नुकसान करता है। तो उसके अलावा जो है जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कार्बनिक फर्टिलाइजर या अकार्बनिक फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो भी जो है नुकसान पहुंचाता है। तो कार्बनिक वाला तो नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाएगा, मगर अकार्बनिक जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अत्यधिक अकार्बनिक फर्टिलाइजर का यूज करना या उर्वरक का यूज करना, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, उसका यूज करना नुकसानदेह होता है, नुकसानदेह। ठीक है, तो यही जो अत्यधिक जो अकार्बनिक उर्वरक है वो जो फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के शरीर में पहुंचता है, उनके श्रृंखला में पहुंचता है, और मानव को और पशुओं को हानि पहुंचाता है। भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को निम्न के द्वारा जो है हानि होती है। तो भूमि और भूमिगत जल जो होता है उन संसाधनों को कैसे हानि होती है? तो अत्यधिक अकार्बनिक पदार्थ से, जैवनाशकों के अवशोषण से, या कीटनाशकों के अवशोषण से। तो कीटनाशक से जैसे अवशोषण कीटनाशकों का भूमि में होता है, मृदा में होता है। तो देखेंगे पहले जो है जब हल चलता था तो तमाम बहुत ढेर सारे केंचुआ वगैरह निकलते थे, जब केमिकल का यूज जब नहीं होता था, तो केंचुआ और तमाम तरीके के जो खेत में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं निकलते थे। जैसे जैसे केमिकल का यूज बढ़ता गया, ठीक है, तो उससे क्या होता गया कि जो किसान मित्र जिसको बोला जाता है केंचुआ, वो धीरे धीरे जो है कम होते जा रहे हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता जो है खत्म होती जा रही है। तो जैवनाशकों ने बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं या कीट हैं जो कि किसान फ्रेंडली थे या मृदा फ्रेंडली थे, वो खत्म हो गए। ठीक है, अगला अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जाते हैं और वहां पे जलीय प्रदूषण को कॉज करते हैं। तो मृदा से जलीय प्रदूषण भी संभव है। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण जितना अधिक होगा, जल प्रदूषण भी हो सकता है कि उतना उससे भी अधिक हो जाए। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो मृदा प्रदूषण क्या है? तो मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन, अकार्बनिक उर्वरक, ठीक है, भारी धातुएं जिसमें लेड, आर्सेनिक, ठीक है, ये सब की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको मृदा पॉल्यूशन कहते हैं। उससे क्या होता है, मृदा जो है अनउर्वर होने लगती है, या उर्वरता उसकी खत्म हो जाती है। वो जो है गांव वगैरह में सुने वो कहते हैं कि वो जो है
ऊसर भूमि है। तो जब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जब उर्वरक का यूज करते हैं, तो भूमि धीरे धीरे ऊसर होने लगती है। ऊसर वो सी भूमि होती है जहाँ पे न्यूट्रिशन मिट्टी में ज्यादा नहीं होता है और सफेद सफेद मिट्टी उसकी बन जाती है। ठीक है। तो मृदा प्रदूषण हमने देखा क्या होता है मृदा प्रदूषण और कैसे होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले जो प्रमुख प्रदूषण में मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और वायु प्रदूषण होता है। तो उर्वरक जो है वो तीनों तरह का प्रदूषण कॉज करती है। जब उर्वरक बनता है तो वहां से जब धुआं निकलता है तो वहां से वायु प्रदूषण होता है। उर्वरक का जब छिड़काव होता है तो बह के जल में जाता है, तो जल वाली बॉडी में जाएगा, तालाब में, झील में, झरना में, तो वहां पे उनके जंतुओं को नुकसान पहुंचाएगा, जलीय जंतुओं को। और जब वो मिट्टी में घुलेगा तो केंचुआ और तमाम तरह के बैक्टीरिया वगैरह जो है, जो कि फ्रेंडली है किसानों के और फसलों के, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो ये जो है तीन तरह का प्रदूषण कॉज करता है उर्वरक। अब इसे मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो पहला है, जब मृदा में प्रदूषण होता है तो सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं या बैड बैक्टीरिया होते हैं, तो बैड बैक्टीरिया खत्म होने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर जो जब हेल्दी बैक्टीरिया खत्म होते हैं, गुड बैक्टीरिया जब खत्म होते हैं, तभी सब जो है श्रृंखला प्रभावित होती है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, खाद्य खाद्य श्रृंखला जो है प्रभावित होती है। वनों में कभी ग्लोबल वार्मिंग। तो मृदा प्रदूषण में एक और आता है कि मिट्टी का कटाव होने लगता है। तो जब वन का उन्मूलन होता है तो उसकी जड़ें जो होती हैं पेड़ों की, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। पर जैसे ही पेड़ कटते हैं, जड़ें हटती हैं वहां से, तो मिट्टी का कटान होने लगता है। लैंडस्लाइड वगैरह देखे होंगे, बहुत ज्यादा होने लगी है अब। तो मुख्य कारण क्या है लैंडस्लाइड का। तो प्राकृतिक तरीके से लैंडस्लाइड होता ही है, मगर जो पेड़ों का कटाव है, जो उसकी जड़ें जो है मिट्टियों को बांध के रखी थी, वो ढीली पड़ जाती है और लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है। तो मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन कब होता है, तो जब बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाए या तो बहुत ज्यादा सूखा आ जाए, तो मृदा का अपरदन होने लगता है। तो बाढ़ में मृदा अपरदन का मतलब ये है कि जो उर्वरक भूमि होती है लगभग इतनी मोटी होती है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नीचे तक, या फिर 10 इंच 5 इंच 15 इंच नीचे जो भूमि होती है जहाँ हम खड़े हैं, उसके नीचे अगर छेदे जाए या खोदा जाए, तो इतना जो मोटी जो लेयर है, वही क्या होती है, उर्वरक होती है। तो जब बाढ़ वगैरह आती है तो ऊपर की मिट्टी धुल धुल के वो जो है वाटर बॉडी में चली जाती है या फिर पानी के साथ बह जाती है। तब भी क्या होता है, मृदा का ह्रास होता है या मृदा अपरदन उसे कहते हैं। अगला पेस्टिसाइड्स खतरनाक रसायन तथा द्वारा उर्वरता में ह्रास लाते हैं। तो पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक जो होते हैं, वो खतरनाक रसायन, जैसे घास जलाने वाली दवा आ गई है इस समय। देखिए एक एक चीज की दवा आ गई है इस समय। जो विदेशी कंपनियां हैं, आदमियों को या फिर किसानों को एकदम अपने कब्जे में ले लिए हैं। बिना दवाई के कुछ हो ही नहीं रहा किसी कृषि में, वो गांव हो या तो शहरी क्षेत्र हो जहाँ पे कृषि वगैरह होती है, शहर के आसपास में, वहां पे सिर्फ कीटनाशक यूज हो रहा है। इतना ज्यादा बिक रहा है, उतना तो ह्यूमन की या मानव की या पशुओं की दवा नहीं बिकती है जितना फसलों की दवा बिक रही है। हर एक बात की दवा है वहां पे। ठीक है। तो पेस्टिसाइड जो काफी यूज हो रहा है, खरपतवार रसायन जो है, खतरनाक रसायन है, जो कि उर्वरता में ह्रास ला रहे हैं, फसल की गुणवत्ता खराब कर रहे हैं और राजस्व की हानि हो रही है। देखिए फसल का उत्पादन तो बहुत ज्यादा होता है, फसल में जो उत्पादन होता है दवाओं का यूज करने से अधिक होता है, मगर जो है उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उस अनाज के अंदर, वो घट जाती है और उसमें केमिकल जो है इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसलिए तमाम तरह की नई नई बीमारियां जो है मानव को हो रही है। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को त्वचा रोग हो रहा है, किसी को पेट में दिक्कत हो जा रही है, किसी को आंत में दिक्कत हो जा रही है। तो तमाम तरह की समस्याएं जो है हो रही है। मृदा में अम्लीकरणता बढ़ रही है, तो अम्लीकरण बढ़ रहा है, एसिडिटी जो है बढ़ रही है। मृदा में क्षारीकरण बढ़ रहा है, तो मृदा जो है क्षारी हो जा रही है, रेत में बदल जा रही है, ऊसर हो जा रही है। तो उस तरह की जो मृदा बदल रही है। तो अम्लीय मृदा भी प्रदूषण है और क्षारीय मृदा भी मृदा प्रदूषण का ही भाग है। ठीक है। इसके अलावा जो इसके साथ साथ में जल प्रदूषण भी हो रहा है, जिसमें लेड, आर्सेनिक जैसे गंभीर बीमारी उत्पन्न करने वाले जो है हैवी मेटल्स जो है, वो पानी में मिल जाते हैं। ठीक है। पादपों के अंदर जो है प्रदूषकों का प्रवेश हो जा रहा है और खाद्य श्रृंखला द्वारा जीव जंतु और मनुष्यों में वो जो है प्रवेश कर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक जो है स्थिति बनती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है। तो मृदा पॉल्यूशन क्या था, हमने समराइज करें एक बात में। तो मृदा पॉल्यूशन वो है कि हमारी जो स्वस्थ मृदा है उसमें जो है रसायनों की एंट्री, ठीक है, रसायनों को उसमें डालना, कीटनाशकों को डालना, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, इसकी मात्रा अधिक हो जाना। ठीक है। इसके अलावा भारी मेटल्स, इसमें लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये क्या होता है, इनमें जब पेड़ को हम उगाते हैं तो यही जो तत्व हैं वो जो है रूट के माध्यम से या फिर जड़ों से, पेड़ पौधों की जड़ों से फल में और उसके तने में, पत्तियों में जाते हैं और इन्हीं चीजों को जानवर और मनुष्य खाता है, तो उसके शरीर में भी आते हैं और वो गंभीर तरीके से
रोग पैदा करते हैं या गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो वो होता है मृदा पॉल्यूशन। तो मृदा पॉल्यूशन से और क्या होता है, तो मृदा जब मिट्टी में जब पॉल्यूशन होता है तो जब बारिश वगैरह होती है तो मृदा में निक्षालन होता है, और जो पानी जो है रिस रिस के जाके हमारे भूमिगत जल है उसमें मिलता है। और जो चूंकि इस मिट्टी में पहले से प्रदूषण है, मतलब केमिकल है, अकार्बनिक केमिकल है, हैवी मेटल्स हैं, तो ये लोग भी लीचिंग करके चले जाते हैं पानी में, और पानी में जाके घुल जाते हैं, और हम चापाकल से या फिर ट्यूबवेल से उसको निकाल के पीते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, जो कि सीधे हमारे बॉडी में चला जाता है और हानि पहुंचाता है। तो पानी के साथ साथ पेड़ पौधों के द्वारा भी जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे पानी मिट्टी से ही लेते हैं, खनिज वगैरह मिट्टी से ही लेते हैं, तो उसी के साथ जो है रूट के माध्यम से ये भी पेड़ पौधों के अन्य भागों में चली जाती है, और उसी पेड़ पौधों के अन्य भागों को कभी मानव खाता है, कभी जानवर खाता है। अगर जानवर भी सिर्फ खाता है किसी पेड़ पौधे के, तो जानवर को मानव खाता है तो उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो वो जो है एक तरह से चल रहा है। अगला बात है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण या यूट्रोफिकेशन बढ़ रहा है। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में देखा था कि क्या होता है। तो कहीं पे भी देखेंगे आप, कहीं अगर धान की खेती अगर करते होंगे, आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो देखे होंगे कि एक समान रोपाई, एक ही धान की रोपाई जो है पूरे खेत में हो रही है। और आप जो क्या करेंगे, जो आपके भैंस का गोबर है या पशुओं का गोबर है उसको उठा के एक धान के का जो खेत था एक कोने कोने में आप डेली डेली ले जाके जो गोबर है उसको फेंक रहे हैं। तो गोबर के आसपास वाले धान को जब देखेंगे आप, जो जिस जहाँ पे आपने रोपाई की है, तो उसमें जो है बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, और डार्क ग्रीन जो है उनकी पत्तियां होती हैं, और बहुत जल्दी बढ़ता है वो, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, यूट्रोफिकेशन मिल रहा है, सुपोषण मिल रहा है उसको, बाहर से उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसलिए उसको ग्रोथ ज्यादा होता है। तो क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण को बढ़ने लगता है। तो सुपोषण जब बढ़ता है तो इससे तमाम तरह की समस्याएं भी होती हैं। तो वाटर बॉडी में अगर सुपोषण होता है, तो हमने देखा था वाटर पोल्यूशन में, जल प्रदूषण में हमने देखा था कि क्या होता है, तो उसमें एल्गी ब्लूम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है नाइट्रेट पेयजल को प्रदूषित करता है। तो जो लीचिंग वगैरह होती है, नाइट्रेट की मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा जब मिट्टी में ज्यादा हो जाती है तो मिट्टी से नाइट्रेट बनता है। ठीक है, मिट्टी से जब पानी से जब मिलता है नाइट्रोजन, तो इस अवस्था नाइट्रेट की अवस्था में बदल जाता है, और वही नाइट्रेट जब पेयजल में जाता है तो पेयजल को दूषित कर देता है, और उसी को व्यक्ति और पशु पीते हैं तो नुकसान होता है। उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी, शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। देखिए क्या क्या चल रहा है, उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, पीड़कनाशी है, ठीक है, कीटनाशी है, शाकनाशी है। शाकनाशी मतलब खरपतवार नाशी हो गया, कीटनाशी कीटकों को मारने वाला, पीड़कनाशी क्या होता है, देवी केमिकल है, उसमें ही डाला जाता है। ठीक है, खेतों में ही डाला जाता है, पेड़ पौधों को सिंचाई दिया जाता है पीड़कनाशी भी। ठीक है, तो ये भी कीटनाशक की तरह ही काम करता है। तो ये क्या होता है, जब मिलते हैं तो इसमें जो है मृदा के जो है प्राकृतिक, भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट कर देते हैं, और मृदा बेकार कर देते हैं। अगला, रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, और ये मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य जो है करते हैं। तो जब सूक्ष्म जीव जो मरते हैं, इसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरांक करने वाले जीव भी होते हैं। ठीक है, राइजोबैक्टर हो गया। ठीक है, इस तरह के इसी के जो प्रजाति के अन्य जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके पौधों के या पेड़ पौधों की जड़ों में ले जाते हैं, मिट्टी में लेके जाते हैं उसको, जिसको जो है पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। सीधे नाइट्रोजन को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको नाइट्राइट के फॉर्म में जो होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में जब बदल जाता है तब उसको जो है पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो सूक्ष्म जीव ही उसको नाइट्रेट में बदलते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो परिवर्तन जो है कम हो जाता है, इसलिए मृदा जो होती है अनउर्वर हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो रासायनिक जो उर्वरक का मृदा में के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए तो जो ये होता है, क्या कहते हैं उसको, नाइट्रोजन परिवर्तन नाइट्रोजन में परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे नाइट्रोजन में परिवर्तन करते हैं ये सूक्ष्म जीव, जो कि पेड़ पौधे जिसको ग्रहण करते हैं। तो जब यही सूक्ष्म जीव ही नहीं रहेंगे तो नाइट्रोजन परिवर्तन कौन करेगा, तो इससे मृदा में अनुर्वरता होती है। तो उर्वरक जो है अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं, और मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं। ठीक है, तो कई तरह के नुकसान ये लोग पहुंचाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला, इसमें पीड़कनाशी या कीटनाशी पेस्टिसाइड होता है के रूप में कृषि में निम्न रसायनों का जो उपभोग होता है। पहला इसमें कार्बोफ्यूरेन होता है, मेथिल पैराथियन होता है, फोरेट होता है, ट्राई एजोफास होता है,
ये जो होते हैं मुख्यतः ये यूज होते हैं। इसके अलावा जो है परवल की खेती होती है, लौकी की खेती होती है, कुंदरू की खेती होती है। कृषि वगैरह में तमाम तरह के केमिकल, इतने ज्यादा केमिकल आ गए हैं, घास के लिए अलग केमिकल, धान के लिए अलग केमिकल, इतना केमिकल हो गया है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो किसान जो है थोड़ी कमाई के लिए अपना पूरा जो है आने वाला भविष्य खराब कर रहा है, अपने और अपने बच्चों का। ठीक है, अगला है फसल चक्र क्या होता है। तो फसल चक्र जो है किसी निश्चित क्षेत्र पर एक ही निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके बोना जिसमें भूमि उर्वरता को बनाए रखकर अधिक उत्पादन लिया जाता है, उसे फसल चक्र कहते हैं। तो फसल चक्र मतलब होता है कि एक खेत है आपके पास 1 बीघे का, तो कभी आपने उसमें दलहनी फसल लगाया, कभी धान लगाया, कभी गेहूं लगाया, कभी दलहनी फसल लगाया, कभी सब्जियां लगा दी, तो उसी को जो फसल जो रोटेट होती है उसी को फसल चक्र कहते हैं। तो फसल चक्र के निम्न लाभ होते हैं। तो फसल चक्र में ये होता है कि जो उर्वरता जो है उसकी रिस्टोर होती है। जैसे दलहन फसलों को जब किसी भी मृदा में रोपा जाता है तो उस मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देते हैं, क्योंकि दलहनी फसलों के जड़ों में जो है नाइट्रोजन का फिक्स करने वाले, नाइट्रोजन को, वातावरण से नाइट्रोजन को लेके उसको जमीन में पहुंचाने वाले बैक्टीरियो की संख्या ज्यादा होती है, तो वो लोग खेत की उर्वरता बढ़ा देते हैं। पोषक तत्वों या नमी का संतुलन बना रहता है। दलहनी फसलों की मृदा में दलहनी फसलों से मृदा की भौतिक दशा सुधर जाती है। भूमि में जैव पदार्थ की पर्याप्तता होती है। खरपतवार, कीटों तथा रोगों का नियंत्रण होता है। फसलों की अधिक पैदावार होती है और फसल उत्पादकों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। उपलब्ध संसाधनों को क्षमता पूर्वक जो है उपयोग भी इसका होता है। ठीक है, तो ये जो है पूरा मामला है। तो अगला जो है ये अनुपम वर्मा समिति जो 2018 में आई थी, इसने जो है 18 कीटनाशकों को भारत में बंद करने की बात कही थी। तो बस इतना याद रखना, ये नहीं पूछेगा आपसे, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि 18 कीटनाशक कौन है जिसको 1 से 12 को तत्काल प्रभाव तथा शेष 6 से 31 दिसंबर 2020 तक प्रतिबंधित, सबको प्रतिबंधित करने के लिए बात कहा था। कौन कौन है? तो एक तो बेनोमिथाइल है, बेनोमाइल है, मेक्सा एथिल मरकरी क्लोराइड है, थियोमेटॉन है, कार्बोराइड है, सोडियम साइनाइड है, ट्राइडेमार्क है, डाइजीनोन है, मेथिल पैरेथियन है, ट्राइफ्लोरिलीन है। तो इस तरह के जो पढ़ सकते हैं, और फोरेट वगैरह है इसमें, ट्राई क्लोरोफॉर्म है, लिनुरान है, पेंथियन है। तो ये जो चीजें हैं इनको बंद करने के, ठीक है, तो ये सब जो है हमारे समाज में, हमारे बीज भंडारों पे एकदम धड़ल्ले से बिक रही हैं, कोई रेगुलेशन इसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो काफी जो है नुकसान पहुंचाती है, तो इनको बंद करना ही जरूरी है। ठीक है, अगला इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, हमारे लोअर पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है इसमें, तो इसमें है आपका प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? तो पॉलिथीन मूलतः निम्न में से किसके मिलने से बनता है? तो पॉलिथीन कैसे बनता है? जो हम डेली चीनी, दाल वगैरह खरीद के दुकानों से लाते हैं, तो वो किससे बना होता है? तो पॉलिथीन मूलतः निम्न के मिलने से बनता है। तो पहला, कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से। यह एथिलीन CH का पॉलीमर या बहुलक होता है। पॉलिथीन का जैविक रूप से अपक्षय नहीं होता है, और 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार उच्च पॉलीमर की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खोज के लिए मिला था। किसको? तो गीलियो नत्ता को और कार्ल जिगरल को मिला था। ठीक है, तो ये है। अगला, प्लास्टिक का थैला, इसमें क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है, इसे क्षय होने में अधिक समय लगता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे जिसे एथिलीन के बहुलक से प्राप्त होता है। तो पूछता है कि पॉलिथीन किससे बनता है? एथिलीन के बहुलक से, एथिलीन के बहुलक से बनता है, उसके पॉलीमर है ये। यह एक अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ है जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करता है। ठीक है, याद रखिए ना है। अगला च्युइंगम के बारे में कह रहा है, जो च्युइंगम बनता है वो क्या है? तो च्युइंगम क्या है जिसको बच्चे जो है बहुत भौकाल में कर खाते हैं लोग, तो वो च्युइंगम क्या है? तो अधिकांश जो च्युइंगम जो होता है पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो च्युइंगम जो आप खाते हैं चबा चबा के, वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पहली बात याद रखिए उसको। कोई जो बैक्टीरिया, फंगस उसको हटा नहीं पाते हैं। अधिक च्युइंगम के उत्पादन में निम्न का प्रयोग होता है। तो अधिकांश जो च्युइंगम बनते हैं वो किससे बनते हैं? तो सिंथेटिक गोंद से बनता है, गम बेस से बनता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वैक्स या गम को मुलायम बनाने के लिए वैक्स का यूज होता है। प्लास्टिक, कृत्रिम रबर जैसे खाद्य ग्रेड ब्यूटाइल रबर का यूज होता है। चबाने योग्य एवं लचीला गम बेस बनाने के लिए
इसका प्रयोग होता है। प्लास्टिक और कृत्रिम रबर का बेस होता है कार्बनिक पॉली आइसो ब्यूटाइलिन या पॉली विनाइल एसीटेट का जो है बनता है, जो कि ये भी एक पीवीए है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये भी डिग्रेडेबल नहीं है, इसको बैक्टीरिया खत्म नहीं कर पाते हैं। अगला है अपक्षयकारी प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। तो वैसे पॉल्यूशन जिसको जीवाणु और बैक्टीरिया द्वारा, इसको बैक्टीरिया और फंगस द्वारा इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सके, जैसा कि प्लास्टिक है और लेड है, शीशा है। ठीक है, इसको जो है कोई हटा नहीं पाता है, कोई गला नहीं पाता है। अगला है माइक्रोबिट्स क्या होते हैं। माइक्रोबिट्स जो है न्यूज में था, तो यूपीएससी ने पूछा था, यूपीपीसीएस ने पूछा था, इसी वजह से इसमें शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। माइक्रोबिट क्या होता है? तो पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोबिट्स प्लास्टिक के 5 मिलीमीटर से छोटे कण होते हैं। तो माइक्रोबिट्स जो होते हैं आपके, जो ये पोता पोती वाला जो मामला क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, मेकअप वगैरह में जो है, सौंदर्य प्रसाधन में जो है माइक्रोबिट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और माइक्रोबिट्स जो होते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि 5 mm से काफी पतले होते हैं, छोटे होते हैं, कण होते हैं, जो जलाशयों और संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं होते हैं। ये मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय एवं समुद्री परितंत्र में घुस जाते हैं। ये अपने साथ जो है खतरनाक रसायनों को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोबिट्स जो होते हैं, अब जैसे आपने पोता होता सब मामला, जो महिलाएं ज्यादा पोतती हैं, पुरुष भी पोतते हैं महिलाओं के अलावा भी, तो उसको जब धुलेंगे आप, तो वो पानी के माध्यम से जलीय माध्यम में जाएगा, बाढ़ वगैरह आएगी या फिर जब बारिश होगी तो वो जो है समुद्र में जाएगा, तो वहां पे मछलियां उसको खाती हैं और वो जो है काफी प्रभावित हो रही हैं उससे, और फिर उसको मानव खा रहा है। तो माइक्रोबिट्स जो है मनुष्य के ब्लड में भी पाया गया है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक स्तर पे चला गया है। इसका जो है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में इसे सर्वाधिक खतरा समुद्री परितंत्र को है। एग्जाम्पल है पॉली इथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन और पॉली एस्टीरीन जैसे पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक जो होते हैं, ये ज्यादा इससे प्रभावित है, और ज्यादा यही जो यहीं से ये निकलता है, क्या माइक्रोबिट्स यहीं से निकलता है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक है ये। ब्रश में, क्रीम में, पाउडर में, हर जगह माइक्रोबिट्स जला रहा है। ठीक है, अगला जनवरी 2018 में यूके ने माइक्रोबिट्स के प्रयोग पर रोक लगा दी। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी 2018 में कि प्लास्टिक प्रदूषण को मात देना। 2024 में आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। 2025 की थीम थी इंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे काफी जो है काम चल रहा है, मगर मामला सुधार नहीं रहा है। लोग थैला लेके जा ही नहीं रहे दुकान वगैरह पे। मेरी खुद किराने की दुकान है, मैं दुकान पे रहता हूँ, वहां पे लोग लेके जाते ही नहीं, बैग लेके आते ही नहीं है। एक लड़की या लड़के आते हैं, दो दो तीन तीन बैग मांगते हैं कि भैया थैला दे दो, एक और थैला दे दो। इसे लगता है कि प्रसाद बंट रहा है, इस तरह से लोग मांगते हैं, जो कि आगे चल के उन्हीं की पीढ़ी को, जिनको बनाने के लिए, जिनको खाने के लिए, जिनको खिलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हीं को नुकसान करेगा आगे चल के। तो कुछ लोगों की गलती जो है पूरे दुनिया को भुगतना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो वेस्टर्न लोग थे या फिर यूरोपीय लोग ने औद्योगिक क्रांति की, पूरा इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कर दिया। अब बताइए सोमालिया कौन सा पॉल्यूशन किया कि उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत जो है कितना इंडस्ट्री चलाया है। हमारे यहाँ खुद वो लोग ला के सामान बेचते थे, हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं सही से हमारे यहाँ। फिर हमारे पे भी बैन लगा हुआ है कि आपको CO2 रिलीज नहीं करना है। तो उनकी गलती आज हम लोग भुगत रहे हैं, और हमारी गलती हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। ठीक है, इसको कोई समझने वाला नहीं है। सब लोग पानी नुकसान कर रहा है, कोई प्लास्टिक नुकसान कर रहा है, यही सब चल रहा है मामला। अगला है, इसमें छोड़िए उसको, रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषण। तो रेडियोधर्मी मतलब जो रेडियोधर्मिता होती है, उससे जो है क्या उससे भी पॉल्यूशन फैलता है। सबसे पहला है चेरनोबिल परमाणु केंद्र में जब दुर्घटना हुई थी, तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल, चेरनोबिल कहाँ पे? तो रूस में, याद रखिएगा। तो रूस में जो है, वहाँ पे जो उनका पावर प्लांट था, परमाणु जो केंद्र था, तो यूरेनियम वगैरह से जब परमाणु जो रिएक्टर चलते हैं, उसी में घटना हो गई थी 26 अप्रैल 1986 को। तत्कालिक सोवियत संघ वर्तमान में यूक्रेन में वो जगह है, तो उस समय जो है सोवियत संघ में था, अब जो है यूक्रेन में चला गया है। रीजन था मानवीय भूल, कुछ भूल हो गई थी किसी आदमी द्वारा, तो उसमें जो है रेडियोधर्मी की जो है, इसमें चेरनोबिल में काफी घटना हो गई थी, जिससे कि प्रदूषण हो गया था, और रेडमी धर्मी प्रदूषण जो वहां फैल गया था। रेडियोधर्मी प्रदूषण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यार याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो रेडियो धर्मी प्रदूषण कैसे होता है? तो विघटित होने से रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाइड्स हैं से उत्पन्न होने वाले विकिरण जो है रेडियो एक्टिव प्रदूषक का स्रोत बनते हैं। जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, 236, ठीक है, वो जो है उनसे जो है विघटित होने पर रेडियो एक्टिव तत्व वहां से निकलते हैं, ठीक है। और रेडियो एक्टिव तत्व जो निकलते हैं और न्यूक्लियाइड्स से उत्पन्न होने वाले जो विकिरण होती है, उनसे विकिरण निकलती है, वही जो कॉज करती है आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करती है। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है और म्यूटेशन होने की समस्या जो है बनी होती है। अगला रेडियो धर्मी प्रदूषण का प्रभाव होता है कि रक्त संचार में व्यवधान पहुंचता है, अनेक प्रकार के कैंसर होते हैं। रेडियो धर्मी प्रदूषण मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित करता है, ठीक है। तो ये होता है रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो रेडियो धर्मी जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे जो प्रदूषण होता है उसी को रेडियो एक्टिव या धर्मी प्रदूषण कहते हैं, जिसमें यूरेनियम आ सकता है और यूरेनियम 235 हो गया, और इसके साथ साथ कई ऐसे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो कि रेडियो धर्मिता जो तत्व प्रदर्शित करते हैं, वो लोग रेडियो धर्मिता प्रदूषण को भी का प्रभाव जो है वो लोग जमीन में, मृदा पे, जीव जंतु पे, पेड़ पौधे सब पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो घटना परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, आज भी वहाँ पे लोग जो है विकलांग पैदा होते हैं। वो क्या है? तो वहाँ पे रेडियो धर्मी प्रदूषण जो है बहुत व्यापक तरीके से फैल गया है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी। तो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस थी, उसी कंपनी में गैस बनती थी ये वाली, और वहीं पे शायद गोदरेज की कंपनी थी, किसी कंपनी थी, तो वहीं पे घटना हो गई थी और काफी जो है लोग वहां पे मारे गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कब हुई थी डेट पूछता है इसका, कौन सी गैस रिसा हुआ था उसको पूछता है। तो दो चीज पूछता है, भोपाल कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखना, एमपी में है। डेट 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। 1986 में देखिए चेरनोबिल में घटना हुई थी, और दिसंबर में ही 1984 में, ये कौन सा 84 86 था, 86 में वहां हुआ था 2 साल पहले जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में। कंपनी एंड गैस रिलेशन टू दिस इंसिडेंट जो है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, वो गोदरेज नहीं थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी थी जो मिसाइल आइसोसाइनाइड बनाती है। तो मिसाइल आइसोसाइनाइड जो है MIC जिसको कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CHNCO होता है। एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक जो टीयर इंड्यूसिंग जो है ज्वलनशील गैस होती है। यह गैस बहुत ही विषैली होती है और इस गैस का प्रयोग जो है कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आंसू गैस की तरह भी काम, बहुत आंसू निकलता है जब ये लगती है तो। और जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखना है। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तो यही निकली थी मिसाइल आइसोसाइनाइड, यही पूछता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। तो उसमें प्रदूषण जो होता है थर्मल पॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा से थर्मल पॉल्यूशन होता है। थर्मल पॉल्यूशन क्या है? तो विभिन्न उत्पादन संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के जो अति तापन के निवारण के लिए नदियों एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जो जल है पुनः जो उसी जल स्रोत में गिरा दिया जाता है। तो मतलब ये है, जो परमाणु रिएक्टर चलाए जाते हैं उनको शीतलन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो वो पानी वहां से नजदीक जो जलीय बॉडी होती है उसमें से ले जाके उसके जो होता है रिएक्टर को ठंडा किया जाता है। तो जब रिएक्टर ठंडा कैसे होता है? तो जैसे पानी को रिएक्टर के पास से गुजारते हैं तो जो रिएक्टर की हीट होती है वो पानी में घुस जाती है, ठीक है। जब पानी में घुसे तो पानी गर्म हो जाता है और रिएक्टर ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, यही पानी गर्म ही पानी ले आकर हम समुद्र में या किसी जलीय बॉडी में डाल देते हैं, जिससे कि ना क्या होता है, उसमें प्रदूषण होता है, उसमें थर्मल पॉल्यूशन होता है और जीव जंतु, जलीय जीव जंतु जो है इससे काफी प्रभावित होते हैं। तो ये होता है थर्मल या उसमें प्रदूषण। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जो है जल स्रोत में गिराया जाता है। इस तरह से गर्म जल से जल स्रोतों से जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है और इसी को हम उसमें प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अगला है इसमें जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन कहते हैं इसको, जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन। तो इसका मतलब ये है कि कहीं अगर प्रदूषण हो गया किसी मृदा में या किसी जलीय बॉडी में, किसी
वेटलैंड में अगर प्रदूषण हो गया है तो उसको जैव होता है या बैक्टीरिया फंगस से किस तरह से उसका जैव का उपचार किया जाए। वो आपका भारी धातु प्रदूषण हो सकता है, ऑयल का प्रदूषण हो सकता है, किसी तरीके का जो प्रदूषण किसी मिट्टी में जली बॉडी में हो गया है तो जीव बैक्टीरिया वगैरह को यूज करके किस तरीके से उसका हम उपचार करते हैं, उसी को हम कहते हैं जैव उपचार। ठीक है, तो जैव उपचार क्या है, तो जो हमने बताया वही है कि जो है छोटे जीव जंतुओं का बैक्टीरिया वगैरह का यूज करके प्रदूषण को कम करना जैव उपचार कहलाता है। ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र या जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, तो पहले इसको समझते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। तो जैसे एक पेड़ है या कोई एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति में जो भी चीज होता है, जैसे हड्डी में कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, सॉरी फ्लोराइड हो गया, ये सब जो है उसके बॉडी में दांत वगैरह में रहता है। तो ये कहाँ से लिया जाता है, तो पेड़ पौधों से खाना खा के, मांस खा के, अंडा खा के, इन्हीं से प्राप्त किया जाता है ये सब चीजों को। और फिर जो है जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको गाड़ दिया जाता है या फिर उसको जब जला दिया जाता है तो उसकी राख जो बचती है उसमें ये सब तत्व होते हैं और उसको मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, जब मिट्टी में मिल जाता है तो पुनः वो मिट्टी में चला गया, फिर मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, या फिर उसमें जो है उससे जो है और बाकी चीजें फीड होती हैं, फिर वो साइकिल एक चलती रहती है, फिर मानव में घुसता है, फिर मिट्टी में जाता है, फिर मानव में घुसता है, फिर मिट्टी में जाता है। तो उसी को कहते हैं भू रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, वे प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिसके द्वारा आवश्यक तत्व पृथ्वी पर जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच घूमती रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि एक मानव है, उसके दांत में फ्लोरीन है, कैल्शियम है, ठीक है, फास्फोरस है हड्डी में। जब वो मृत्यु होती है उसकी तो फिर मिट्टी में जाता है, फिर उसी मिट्टी में मिले हुए तत्व को पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको शाकाहारी जीव खाते हैं, या फिर शाकाहारी लोग जो होते हैं जो सब्जी वगैरह खाते हैं तो सब्जी खाते हैं, तो उन्हीं की जड़ से पेड़ पौधों के फिर वही जो तत्व हैं फिर वो सब्जियों में जाता है, सब्जियों से मानव में जाता है, पत्ती में जाता है, तना में जाता है, फल में जाता है, उसको आदमी खाता है और जानवर खाते हैं उनमें जाता है, फिर जानवर को आदमी खाता है या फिर सब्जियों को आदमी खाता है तो फिर उसके में जाता है, फिर आदमी मरता है, फिर मिट्टी में जाता है, फिर ये साइकिल घूमती रहती है। उसी को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो जो केमिकल उसके बीच में घूम रहा है, जो मिनरल्स उसके बीच में घूम रहा है वो साइकिल के रूप में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि पर्यावरण के बीच घूमती रहती है। यह चक्र जो होता है जैव रासायनिक चक्र कहलाता है। जैसे कि जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन का चक्र होता है, जिसे घूमता रहता है, उसी तरीके से पोषक तत्व जो है पोषक चक्र भी होता है जिसको हम भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। फिर हमारा टॉपिक था जैव उपचार। जैव उपचार क्या है, बायो रिमेडिएशन क्या है, तो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग करके पर्यावरण के विषैले प्रदूषक पदार्थों को निष्कासित करना, जो निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम बायो रिमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बायो रिमेडिएशन इसी को कहते हैं कि हम बैक्टीरिया के यूज करके प्रदूषण को जब कम करते हैं तो उसको बायो रिमेडिएशन कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी विशेष स्थान पर पर्यावरण प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करते हैं। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषक को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैव उपचार का प्रयोग सतही जल, जिसमें कि कोई अगर ऑयल टैंकर आ रहा है, ऑयल से भरा हुआ कोई शिप आ रही है, अगर उसमें रिसाव हो जाता है तो पानी की सतह पे जो है तेल फैल जाता है, तो जल की सतह या सतही जल, भूमिगत जल, मृदा का साफ करने में जो है इस बैक्टीरिया का यूज होता है और यह जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र के पुनः स्थापना में उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको हमको। बायो रिमेडिएशन क्या होता है। अगला स्वस्थानीय जैव उपचार। तो स्वस्थानीय जैव उपचार मतलब इन सीटू बायो रिमेडिएशन क्या होता है कि जो चीज जहां प्रदूषित है वहीं पे उसका उपचार कर देते हैं। जब मान लेते हैं कि हमारे खेत में मिट्टी में पॉल्यूशन हो गया कहीं पे, हमको ऐसा बैक्टीरिया लाए जो उस पॉल्यूशन को खत्म कर सकता है और खेत में उसको डाल दिए उस बैक्टीरिया को और खेत में ही उसने पॉल्यूशन को खत्म कर दिया, तो उसको इन सीटू कहते हैं। जहां पॉल्यूशन हुआ था उसी जगह पे ला के उसका जो है निदान कर दिया गया, उसको इन सीटू कहते हैं। ठीक है, तो जैव उपचार यदि प्रदूषित प्रभावित क्षेत्र में ही किया जाता है तो स्वस्थानीय जैव उपचार या इन सीटू बायो रिमेडिएशन कहलाता है। ठीक है, तो इन सीटू जैव उपचार तकनीक क्या कौन सी है, तो पूछता है ये। तो बायो पोस्टिंग है, बस इतना याद रखना, बायो पोस्टिंग है, जैव छिड़काव है, बायो स्टिमुलेशन है और जैव संवर्धन है, मतलब कि बायो ऑगमेंटेशन है। इसमें बाह्य स्थानीय जैव उपचार क्या है, देखिए यही पूछता है, यूपीएससी में पूछा था ये कि स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक कौन कौन सी है। तो बायो पोस्टिंग है, जैव छिड़काव है,
बायो स्टिमुलेशन है और जैव संवर्धन है। ठीक है, अगला पूछेगा आपसे कि अगला अगर पूछता है अगला पूछेगा कि बाह्य स्थानीय जैव उपचार तकनीक क्या होती है। तो जो चीज प्रदूषित है उसको उठा के ले जाकर दूसरे जगह रख के प्रदूषण को दूर कराते हैं, तो उसको बाह्य स्थानीय एक्स सिटू जैव उपचार तकनीक कहते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग हो गया, कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराना, लैंड फार्मिंग हो गया, बायोपाइल्स हो गया। ठीक है, तो लैंड फार्मिंग क्या है, तो मृदा को खोद कर फैला दिया जाता है एवं बारंबार जुताई की जाती है, जिससे सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं। अगला बायो पाइल्स क्या होता है, तो लैंड फार्मिंग वो कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतहों के उपचार के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, ये है। और अगला इसमें कि बायो रिएक्टर होता है, तो नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थों को जल प्रदूषित पदार्थ व जल का उपचार इसमें किया जाता है बायो रिएक्टर से। ठीक है, तो बायो रिएक्टर से जल का जो है उपचार होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बहुत गर्मी है आज। अगला इसमें अगला क्या है, जैव उपचार के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। तो जैव उपचार के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग भी हो रहा है। तो जैव उपचार के लिए विशेषतः अविकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित किया जाता है जेनेटिक माध्यम से या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे बैक्टीरिया का डेवलप करते हैं जो कि तेल को खा सके, ठीक है, भारी धातुओं को खा सके या उनको तोड़ के दूसरे फॉर्म में बदल के उसको जैव भू रासायनिक चक्र में उसको बदल दे। ठीक है, तो जैव उपचार के लिए विशेषतः अविकल्पित सूक्ष्म जीवों को बनाने बनाने के लिए अनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से भी जैव उपचार फाइटो रेमिडिएशन होता है, प्रदूषकों को पादप के माध्यम से हटाना। तो फाइटो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि पौधों के माध्यम से ही हम प्रदूषण को हटा देते हैं। अगला फाइटो एक्सट्रैक्शन। तो फाइटो एक्सट्रैक्शन मतलब प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार कर देना। तो ऐसा काम किया जाता है इसका कि जो प्रदूषक है वो जड़ों में और पत्तियों में स्टोर हो जाती है, उससे जो है जैव उपचार हो जाता है। फाइटो स्टेबिलाईजेशन। तो फाइटो स्टेबिलाईजेशन क्या होता है या फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन व ऑयल जैपर तकनीक जो होती है। तो फाइटो स्टेबिलाईजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन और ऑयल जैपर तकनीक जो होती है, इससे भी हम क्या करते हैं, जैव उपचार करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। अगला ऑयल जैपर। तो ऑयल जैपर क्या है, तो ये जो है जो तेल का रिसाव होता है उस रिसाव को ये डिग्रेड करता है और जो है उसको हटा देता है। तो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी ने इसको बनाया था। ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया का संकाय है, यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। यह जीवाणु आधारित जैव उपचार है, बायोरिमेडिएशन है। यह तैलीय पंख जो तेल जो है पानी पे तैरते रहते हैं, बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु परिस्थिति के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिक को अपने भोजन बनाते हैं, तो उनको हानि रहित CO कार्बन मोनोऑक्साइड हम जल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये बात है इसका। ठीक है, अगला इसमें कि यूरो मानक क्या होते हैं भाई। तो यूरो मानक क्या है, तो जो गाड़ी में जो तेल पड़ता है, जो इंजन बनता है, यूरो मानक में बनते हैं ताकि जो है शीशे का सल्फर का जो है इमिशन जो है कम किया जा सके। तो यूरो मानक होते हैं। तो यूरो मानक में बेसिकली जो है सल्फर को कंट्रोल किया जाता है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कंट्रोल किया जाता है। तो यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियम है जो यूरोप में सभी स्वचालित वाहनों पे, जो वाहन है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, उन वाहनों पर लागू किए जाते हैं। वर्तमान में नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, सभी हाइड्रोकार्बन्स, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और निलंबित धूल कण जो होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकल है, संबंधी उत्सर्जन पर कारों, ट्रेनों, ट्रैक्टरों, लॉरियों और इनसे संबंधित जो मशीनरी पर ये कड़े नियम लागू होते हैं। ठीक है, इतने जो गैस निकलते हैं इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए जो है ये यूरो मानक लगता है। मोटर वाहन के से प्रदूषक गैस उत्सर्जित होता है। इस गैसों व कणीय पदार्थों को नियंत्रित रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए थे उसे यूरो मानक कहते हैं। यूरो मानक 1 जो था 1992 में आया था। ठीक है, यूरो मानक 2 1996 में आया था। यूरो मानक 1 जो है मानक 2 से अधिक उदार है। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प जो है सल्फर डीजल में
सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। तो यूरो 2 में कहा गया था कि सल्फर की जो मात्रा है वो जो है डीजल वगैरह में कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.05% होनी चाहिए। ठीक है। अगला है मार्शेलकर समिति, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑटो फ्यूल नीति पे आधारित है। इसमें आता है आपका BS4 मानक। तो 1 अप्रैल 2017 से जो है ये लागू हुआ था भारत में। यूरो जो है 4 वाला जो है 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। यूरो जो 7 है वो क्या है? यूरो 7 मानक यूरोपीय संघ द्वारा पेश किया गया नियमों का जो है नवीनतम सेट है। यूरो 7 का उद्देश्य वाहनों से वायु प्रदूषण उत्सर्जन को कम करना है। यूरो 7 विशेष रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने पर ये जो है सेंट्रलाइज है, केंद्रित है। ठीक है। तो ये जो है मानक है। तो याद रखिए BS मानक बात पूछेगा तो क्या है? तो ये जो है ऑटोमोबाइल में जो प्रदूषण जो करते हैं उनसे संबंधित जो है उनको रेगुलेट करता है। ठीक है। अगला है प्रदूषण एवं रोग। तो प्रदूषण से होने वाले कौन कौन से रोग हैं उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रदूषक एवं रोग में शीशे से विषाक्तता से उत्पन्न होने वाले रोग। शीशे की विषाक्तता से उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहले देखते हैं शीशे की जो विषाक्तता है, शीशा कहाँ से उत्सर्जित होता है, कहाँ शीशा बनता है वातावरण में जो कि नुकसान पहुंचाता है। तो प्रगलन इकाइयों जिसमें वेल्डिंग होता है, रबर निर्माण की प्रक्रिया है, जिंक एवं कॉपर को गलाने वाली जो इकाइयां होती हैं वहां से शीशा निकलता है। पेंट से शीशा निकलता है। प्रशामक या इमुलिएंट से निकलता है जिसमें लिपस्टिक, मोम, तेल, प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, प्रशामक इत्यादि से युक्त होती हैं। इसमें लेड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर या IQ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉटिंग एजेंट के रूप में जो है लेड का यूज होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट तो जो आवाज करता है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो है इंजन की आवाज को कंट्रोल करने के लिए एंटी नॉकिंग के रूप में हम जो है लेड का यूज करते हैं। लेड का यूज करते हैं इसमें। तो पूछता है स्वचालित वाहनों में कहाँ यूज होता है? तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में शीशे का यूज होता है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में शीशे का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होता है। लेड के कारण प्रभावित होने वाले अंग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क है और पाचन तंत्र जो है इससे प्रभावित होता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कैडमियम। तो कैडमियम एक श्वसन विष की तरह कार्य करता है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोग जो है बनाता है। इटाई इटाई रोग जो है कैडमियम से संबंधित है। तो इटाई इटाई रोग जो है पेयजल में कैडमियम की अधिकता से यह रोग हो जाता है और इस रोग में हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। तो इटाई इटाई रोग पेयजल में जब कैडमियम की जो सांद्रता अधिक हो जाती है तब जो है इटाई इटाई रोग हो जाता है जिसमें हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। तो इटाई इटाई रोग पेयजल में कैडमियम की अधिकता। पारा या मरकरी। तो अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विषैले पदार्थ मिथाइल पैरा या मिथाइल मरकरी में बदल दिया जाता है। मिथाइल मरकरी जो है एक विषैला चीज है। तो मिथाइल मरकरी सबसे खतरनाक है। ठीक है। तो मिथाइल मरकरी जो होता है पारा प्रदूषण, इससे क्या होता है? बहरापन होता है पारा से। पारा के बारे में बता कर रहा है मिथाइल मरकरी। तो इससे क्या होता है? बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन, होठ, जीभ व कई अंगों को शून्यता जैसे बीमारी उपलब्ध जो कर देता है। पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मिनी माता रोग जो होता है मरकरी युक्त जल पीने से यह रोग होता है, मिनी माता रोग। ठीक है। अगला है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। बस इसको याद रखिए कि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है कब आया था? तो 1981 में आया था। ठीक है। बस इसको याद रखना है और इसमें बहुत अंदर नहीं जाना है। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि भारत में इस्पात उद्योग से क्या क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर का ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 है। इस्पात प्रक्रिया के दौरान जो है सिंटरिंग मशीन से, कोक ओवन से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निर्मुक्त होते हैं। ठीक है। अगला है एफ्लाटॉक्सिन। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है एफ्लाटॉक्सिन। तो एफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के रूप द्वारा उत्पादित होता है। एफ्लाटॉक्सिन कम आणविक भार वाले यौगिक हैं। ये अधिक उष्मा से खाना पकाने से भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो होता है काफी खतरनाक होता है। ये जो होता है नॉर्मल खाना पकाने से भी ये नष्ट नहीं होते हैं। और एफ्लाटॉक्सिन मुख्यतः जो होता है एस्परजिलस प्लेक्सस के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा जो है फंगी होता है जो कि एफ्लाटॉक्सिन जो है निकालता है। अगला है कि एस्परजिलस जो होता है जो एफ्लाटॉक्सिन करता है वो कहाँ मिलता है? तो मूंगफली में मिलता है। मूंगफली में जो फंगी लगी होती है
हरी हरी सफेद सफेद जो फंगी मूंगफली के ऊपर लग जाती है, उसको कभी नहीं खाना चाहिए। तो वहां पे जो लगता है डबल रोटी, जो पावरोटी बनती है, जो ब्रेड बनता है, उसमें जो फंगी लगा होता है वो यही होता है, एस्परजिलस होता है, जो कि एफ्लाटॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन जो है रिलीज करता है, टॉक्सिन जो है रिलीज करता है। डेयरी उत्पाद व संग्रहित बीजों पर उगता है ये। इसके द्वारा उत्पन्न जो होता है एफ्लाटॉक्सिन में कैंसर जनक पदार्थ जो है कार्सिनोजेन जो है पदार्थ होता है, जो कि यकृत कैंसर उत्पन्न करता है या लीवर कैंसर जो है कॉज कर देता है। अगला है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोध कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको पॉप्स कहा जाता है, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक है ये। तो कार्बनिक प्रदूषक हैं जो कि लंबे समय तक रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। ये काफी समय तक वायुमंडल में मौजूद रहता है, हवा, पानी, भूमि, भोजन के माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमता रहता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें मानव एवं पशु ऊतकों में संचित होने की क्षमता जो है अधिक होती है। अगला इसमें कि अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होता है उस पर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसी के बारे में बात कर रहा है। ये जो है चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला नैनो कण क्या होते हैं, तो नैनो कण उत्सर्जित होने पर जल, मृदा और वायु को संदूषित कर सकता है, जो नैनो कण होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है नैनो कण कहीं भी घुस सकता है तो हर ऑर्गन को प्रभावित कर देगा, बस यही बात है। नैनो कण के बारे में कुछ भी है तो ऑल ऑफ द एबव सही है, उसमें सब कुछ सही होता है नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो कण में। अगला है कि प्रदूषक विविध क्या है, तो एस्बेस्टस रोग कैसे होता है, तो एस्बेस्टोसिस रोग कैसे होता है, तो एस्बेस्टोसिस एक फेफड़ा की बीमारी है जो एस्बेस्टस के रेशों को सांस के जरिए अंदर लेने पे होता है। इसमें मेसोथेलिओन नामक कैंसर जो है उत्पन्न हो जाता है। और एस्बेस्टोसिस आमतौर पर एस्बेस्टस के संपर्क में आने पे 20 से 30 साल बाद ये विकसित होता है। एस्बेस्टस डीडीटी एवं प्लास्टिक प्रदूषण का एक ऐसा कारक है जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होता, जबकि मल जैवीय रूप से अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये एस्बेस्टस है, ठीक है, फेफड़ा संबंधी रोग है, ठीक। तो ये जो हमारा था, अगला जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठोस अपशिष्ट का जो भी बारे में दे रहा है, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो ये याद जाना 2011 में आया था, इसको बस याद रखना है, 2011 में आया था। अगला वैश्विक तापमान को कम करने की जो तकनीक कौन कौन सी है, तो जो दुनिया में जो तापमान बढ़ रहा है तो वैश्विक तापमान को कम करने की तकनीक क्या क्या है, तो पहली तकनीक है इसमें पच्छाव मेघ विरलन तकनीक। तो भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए प्रमुख तकनीक मेघ